नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हम बात करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स की। आखिर प्रधानमंत्री की राजनीति क्या है? प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं, टेक सेवी हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बयान इस तरह से हमारे सामने आते हैं, जो असल में विज्ञान का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं और विज्ञान को इस स्तर पर ले जाते हुए दिखते हैं, जहां से किसी प्रधानमंत्री से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की उस राजनीति में जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें बहुत अधिक भावनाओं का ज्वर है, जिसमें केवल दावे हैं, दावे हैं, दावे हैं, सत्य के प्रति आग्रह नहीं है, जिसमें सत्याग्रह नहीं है, जिसमें सच्चाई पर जोर नहीं है, जिसमें बोलने से पहले यह नहीं देखा जाना तय किया जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप देख रहे होंगे इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगातार झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार बता रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस सारा गहना जेवर महिलाओं का मंगल सूत्र तक बांट देगी मुसलमानों में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दोनों ही बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप देखिए कि चारों तरफ गोदी मीडिया प्रधानमंत्री की बातों को कैसे जस का तस फैला रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के लिए खास तौर पर कि ओबीसी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करें? कोई प्रधानमंत्री से पूछ रहा है? आपको क्या लगता है किस आधार पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? फैक्ट चेक नहीं है, कहीं कोई विमर्श नहीं है, कहीं प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल नहीं है। तो आज की बातचीत हम करेंगे प्रधानमंत्री की राजनीति पर। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसकी झलक देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो इंटरव्यू आ रहा है यह नेटवर्क 18 का है और इसे एक नहीं 3 संपादक इसमें दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए। जरा ध्यान से देखिएगा इसमें कैमरा कहां से लाया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें फोकस किस पर है। 3 व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसमें बीच में बैठे हैं राहुल जोशी, जो नेटवर्क 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ हैं। आप देखिए किस तरह के सवाल राहुल जोशी प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं और उनके साथ में बैठे 2 सहयोगी भी किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक झलक देखिए और अंदाजा लगाइए कि गोदी मीडिया क्या काम कर रहा है। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होता नहीं, सही होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये सब कैसे होता है। जैसा अचरज आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं ये जो बाकी तूफान चल रहा है उससे बहुत परे रहता हूँ। लेकिन इस तूफान में शांत कैसे रहते हैं? वही, मैं उससे परे रहता हूँ। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है कि तुम उन चीज़ों में मत उलझो, तुझे कोई बड़ा काम करना है, तुम अपने काम में लगे रहो। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है और शायद ये उसी का मैं एक निमित्त हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो आपने देखा प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं
कि प्रधानमंत्री थकते क्यों नहीं हैं, प्रधानमंत्री कड़े फैसले कैसे लेते हैं। हमने केवल एक झलक दिखाई है जिसमें असल में सवाल है ही नहीं। इनमें केवल और केवल जवाब है, इनमें केवल प्रशंसा है, और वह प्रशंसा जिससे प्रधानमंत्री मोदी को महामानव के रूप में पेश किया जा सके। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परमात्मा ने उनको किस लिए भेजा है। क्या तीनों संपादकों ने इतना भी नहीं सोचा कि वो ये पूछ लें कि उनको भी परमात्मा ने किस लिए पूछा है? क्या परमात्मा ने उनको सवाल पूछने का मौका दिया है तो एक सवाल ही पूछ लेते? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की राजनीति आती कहां से है, प्रधानमंत्री की राजनीति का केंद्र कहां है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर इस बात को दोहराया है कि वह स्वयंसेवक रहे हैं। उनकी राजनीति आरएसएस से शुरू होती है। आरएसएस के साथ उनकी अनेक तस्वीरें सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। आरएसएस के कार्यक्रमों की तस्वीरें मौजूद हैं। आरएसएस से नजदीकियों की तस्वीरें मौजूद हैं। हम उन पर विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की सारी राजनीति आरएसएस से किस तरह से संचालित होती है। आप जानते हैं आरएसएस में प्रचारक होते हैं। ज्यादातर लोग प्रचार का ही काम करते हैं और आरएसएस प्रचारक तैयार करता है। यही बात है कि आरएसएस का व्यक्ति जो सिखाया जाए उसे उसी पर टिका रहता है। आरएसएस में विचारक नहीं होते, आरएसएस में प्रचारक होते हैं। तो जब आरएसएस में विचारक हैं ही नहीं तो आप विचार कहां से करेंगे। आरएसएस में प्रचारक है तो जो उनको बता दिया गया कि हिंदू राष्ट्र ही बनाना है, हिंदुओं के हित की ही दुहाई देना है और मुसलमानों को निशाने पर ही रखना है, हमेशा विभाजनकारी राजनीति को केंद्र में रखना है, तो कैसे उससे आप पीछा छुड़ाएंगे। भले आप प्रधानमंत्री बन जाएं या किसी भी पद पर आप पहुंच जाएं। तो आरएसएस की राजनीति क्या है। आरएसएस 1925 में बना और 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस ने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस एक तरह से हिंदुओं को एकत्र करके और हिंदू राष्ट्र की मांग करने में 1925 से लगा रहा। ये जो विभाजन हुआ और विभाजन के दौरान हिंसा भड़काई गई या एक वातावरण बनाया जाए, ऐसा वातावरण जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग का नशा लोगों के ऊपर हावी हो सके, इस काम को करने में आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई। और गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। जब आरएसएस पर बैन लगा तो आरएसएस ने तरह तरह की दलीलें दी। इस बात को बताने में पूरी शक्ति से लग गया कि उसका नाथूराम गोडसे से कोई संबंध नहीं। आरएसएस की रीति नीति ही यही है कि आरएसएस का कोई रजिस्टर नहीं है। आप दुनिया का जब इतिहास देखेंगे और संगठनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि शायद ही किसी देश में कोई ऐसी संस्था हो जो 100 साल से काम कर रही हो, जिसका मुख्यालय नागपुर में हो, जहां राष्ट्रपतियों तक को बुलाया जाता हो और राष्ट्रपति जाते हों और अपना भाषण देकर आते हों, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता है। आरएसएस के सदस्यों का कोई रजिस्टर नहीं है। आरएसएस को कहां से चंदा मिलता है, आरएसएस क्या खर्च करता है, किन गतिविधियों में काम करता है, इसकी कोई भी जानकारी, ऑडिट कभी भी सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया गया। आरएसएस की गतिविधियों के बारे में हम विस्तार से आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन यह 2 किताबें हैं सरदार पटेल की, जो देश के पहले गृह मंत्री थे, और इन पत्रों से साबित होता है कि आरएसएस किस तरह से हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहा था। आरएसएस ने किस तरह गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी थी और उत्सव मनाए थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने को छलनी किया और नाथूराम गोडसे को आरएसएस ने देश भर में देशभक्त के रूप में प्रचारित किया। आपको कुछ दिन पहले एक फिल्म की याद होगी जिसमें रणवीर हुड्डा थे और कैसे आरएसएस के बारे में अतिरंजनापूर्ण बातें कर रहे थे। आपको याद आती होगी कंगना रनौत की। कंगना रनौत किस तरह से आजादी को लेकर भ्रामक विचार प्रकट कर रही हैं और किस तरह से
गोडसे को महिमामंडित कर रही हैं। आपको याद आनी चाहिए साध्वी प्रज्ञा की, जो लगातार गांधी पर अपशब्द कहते रहते हैं। यह सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। कंगना रनौत को इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है। आपको याद आनी चाहिए अनंत हेगड़े की। यह सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आगे बढ़ाए जाने वाले लोग हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? क्या इनको पार्टी ने अपनी सदस्यता से निलंबित किया? नहीं। लेकिन इनका समर्थन भी कोई करते आपको नजर नहीं आएगा। इससे फायदा यह होता है कि जब जरूरत पड़े इनका वैसा उपयोग कर लीजिए, ठीक वैसा ही जैसा नाथूराम गोडसे का आरएसएस और बीजेपी करते हैं। जब जहां उनकी जरूरत पड़ी आपने उनका महिमा मंडन शुरू कर दिया, और जब आपको जरूरत लगी आपने उससे हाथ पीछे खींच लिए। जब चाहें आप कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं था, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पर एक फिल्म बनवा दीजिए और उस फिल्म में बता दीजिए कि कैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी की जान बचाई। जी हाँ, नाथूराम गोडसे पर एक फिल्म बनाई गई जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे, और इस फिल्म में इसी तरह के भ्रामक संवाद लिखे गए, इसी तरह के दृश्य बनाए गए, इसी तरह की पटकथा लिखी गई जिसमें बताया गया कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जान बचाई। तो आप सोचें कि कैसे प्रचार तंत्र और गांधी पर दुष्प्रचार को सीधा सीधा समर्थन हासिल है सरकार का। लेकिन प्रधानमंत्री कभी गांधी पर हो रहे हमलों के खिलाफ खड़े नजर नहीं आते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिसमें गृह मंत्री अमित शाह गांधी को चतुर बनिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दुरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो उसको मालूम था आगे क्या होने वाला। क्या प्रधानमंत्री ने इस बारे में गृह मंत्री से बात की? क्या गृह मंत्री ने कभी इसके लिए खेद जताया? देश के अनेक नागरिक संगठनों ने इस वीडियो के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखकर खेद जताने का अनुरोध किया था, लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा कोई भी अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। तो आरएसएस की राजनीति है जिसमें जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल करते हैं लोगों का और घटनाओं का। आरक्षण, इस समय लगातार आरक्षण को लेकर चर्चाएं हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। यह बातें खुद बीजेपी के नेताओं द्वारा कही गई। अनंत हेगड़े बीजेपी में हैं, अयोध्या से सांसद रहे और राजस्थान में लोकसभा चुनाव लड़ रहे नेताओं तक ने इसी बात को बार बार दोहराया। जब विपक्ष ने नागरिकों तक इस बात को पहुंचाया तो आप देखें इस वक्त चुनाव में 400 पार का नारा हवा हो गया है। विपक्ष की सजगता से और नागरिकों के द्वारा दर्ज किए गए प्रतिरोध से। आरएसएस क्या करता है? आरएसएस समय समय पर आरक्षण का विरोध करता रहता है। आरएसएस की शाखाओं में लगातार आरक्षण को लेकर विद्वेषपूर्ण बातें कही जाती हैं। कुछ सामने आती हैं और कुछ सभाओं में ही खत्म हो जाती हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मनमोहन वैद्य का भाषण, जब मनमोहन आरएसएस प्रमुख थे। सुनिए, मनमोहन वैद्य कह रहे हैं आरक्षण से समाज में भेदभाव बढ़ता है। सुनिए उनका भाषण। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान
समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण के सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। सो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पिछड़ा रहने के पीछे एक वर्षों से किया हुआ अन्याय उसके कारणीभूत है, ऐसा अन्य स्थान पर नहीं है। इसलिए उसका उपाय अन्य तरह से ढूंढना अधिक अच्छा रहेगा, ऐसा। मनमोहन वैद्य की तरह आरएसएस प्रमुख ने भी 2015 में आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कही थी। आपकी स्क्रीन पर यह खबर दिखाई दे रही है, यह 2015 की खबर है। लेकिन अब चुनाव के वक्त फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं उन्होंने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। अगर मीडिया गोदी मीडिया नहीं होता तो वह सवाल करता, वह झूठ को फैलाने से रोकता। आरएसएस और बीजेपी की राजनीति शुरू से 3 चीजों के विरोध की रही है: संविधान, तिरंगा और आरक्षण। संविधान, तिरंगा और आरक्षण। अब जरा विचार कीजिएगा कि प्रधानमंत्री क्या इन तीनों चीजों पर आपसे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री संविधान पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आरक्षण पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, और खुद आरएसएस बार बार ये कहता रहा है कि उसे भगवा ध्वज चाहिए, उसे हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए इन 3 चीजों पर लगातार व्हाट्सएप से मैसेज भेजे जा रहे हैं। आप जानते होंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से तरह तरह के टाई अप किए हैं। करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन फेसबुक पर आ रहे हैं बीजेपी के, जिनमें तीनों में यही बात बताई जा रही है। झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के गहने जेवर और मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट देगी। ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार इसे दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इन चुनावों की शुरुआत मछली से की, उसके बाद मकान पर झूठे कब्जे के दावे किए, अब उन्होंने भैंस तक पर दावे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी और आपके घर में 2 भैंस हैं तो 1 भैंस ले जाएगी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को यहां तक उतरना चाहिए था? प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कुछ तो सीखना चाहिए था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लगातार चुनाव पर ध्यान दीजिए, नेताओं के भाषणों पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति क्या है, क्या वह संविधान के विरुद्ध है और विपक्ष क्या कहना चाहता है, क्या विपक्ष की आवाज में संविधान का समर्थन है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।